एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 5। इसमें आज हम देखेंगे पुष्प क्रम के बारे में और इसके बाद में पुष्प के बारे में। शुरू करते हैं आज की क्लास। फूल। फूल एक रूपांतरित प्रोह है। क्या है? रूपांतरित प्रोह है, जहाँ पर प्रोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। फूल क्या है? फूल एक रूपांतरित प्रोह है और ये प्रोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। अब मेरिस्टेम कौन सा स्थल होता है जहाँ पर कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि पोरियां है वो ज़्यादा लंबाई में नहीं बढ़ती और जो गांठें होती हैं उनमें, जो तने की गांठ होती है उनमें पत्तियां निकलने के बजाय फूल के उपांग निकलते हैं। आगे देखते हैं। जब प्रोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। क्या कहा इसने कि जब प्रोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होगा। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। अब पुष्प क्रम की डेफिनेशन क्या बताएंगे हम? पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। रिपीट करते हैं। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। आगे देखते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को दो प्रकार असीमाक्षी तथा सीमाक्षी में बांटा गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को तो हम पुष्प क्रम कहेंगे, लेकिन पुष्प क्रम को भी आगे दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो असीमाक्षी, दूसरा सीमाक्षी। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष की में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्वों में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। क्या कहा गया है? असीमाक्षी है उसका प्रमुख अक्ष। क्या है? ये प्रमुख अक्ष है, इसमें सतत वृद्धि होती रहेगी, मतलब ये ऐसे बढ़ता रहेगा हमेशा और वृद्धि होती रहती है। और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। पार्श्व मतलब इसके साइड में, अग्रा अभिसारी मतलब आगे की ओर लगे रहते हैं। यहाँ पर नए फूल निकलते आएंगे, ये ऊपर बढ़ता जाएगा, नए फूल निकलते आएंगे। ये वाले पुराने फूल होंगे और ये वाले कौन से होंगे? नए फूल। और सहसीमाक्षी पुष्पक्रम की क्या डेफिनेशन है देखते हैं। सहसीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र 5.1.2 में दिखाया गया है। इसमें क्या कहा गया है सहसीमाक्षी में कि इसके प्रमुख अक्ष है ये, यहाँ के शीर्ष पर एक फूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फूल आ जाएगा, तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी। असीमाक्षी में तो यहाँ पे फूल नहीं था, ये लगातार बढ़ता रहता था और इसमें एक लंबाई के बाद में यहाँ पर फूल आ जाएगा, तो इसकी वृद्धि सीमित होगी और फूल तलाभिसारी मतलब तल से निकलेंगे। कहाँ से? तलाभिसारी, यहाँ से निकल जाएंगे, फिर वो ऐसे निकलेंगे। इसके प्रमुख अक्ष की लंबाई कम होगी। डायग्राम देख लेते हैं 5.1.2। ये डायग्राम दिखा रखा है। ये है असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या है? ये वाला बढ़ता रहता है हमेशा इसके ऊपर की ओर। ये वाले पुराने फूल हो गए और ये वाले कौन से हो गए? नए फूल। और सीमाक्षी में क्या है? इसकी जो मेन अक्ष है उस पर एक फ्लावर आ जाएगा तो साइड से फूल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब साइड से ये शाखा निकल गई तो इसमें यहाँ पर ये फ्लावर आ गया, फिर इसके साइड से ये फ्लावर आ गया, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पे क्या होगा? अगले जब ये फूल खिल जाएंगे तो यहाँ पर शाखा निकलेगी, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा, फिर यहाँ पर शाखा निकलेगी, यहाँ पर फ्लावर आ जाएगा, ऐसे होएगा सीमाक्षी। इसके बाद में हम देखते हैं पुष्प। पुष्प क्या है? पुष्प को फूल बोलते हैं। अब इसको देखने से पहले हम पुष्प का डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको इसके प्रत्येक भाग का नाम अच्छे से पता चल जाए।
ये क्या है? ये एक फूल का डायग्राम है। चित्र पुष्प का अनुदैर्ध्य काट। ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मैंने ये अलग से डाउनलोड किया। आप एक बार समझने के लिए इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या है, पुष्प होता है, उसमें क्या होते हैं, सत्रिकेसर और पुकेसर अलग अलग अंग होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, बृहदल, जो बाहर का होता है इसे हम क्या बोलेंगे, बृहदल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सेपल। बृहदल के बाद में ऊपर क्या लगा होता है, अंडाशय। अंडाशय क्या है, एक सत्रीय अंग, सत्रिकेसर का एक अंग है, मतलब पुष्प का सत्रीय जननांग है अंडाशय, जिसे इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। अंडाशय के ऊपर फिर ये जो लंबाई में बढ़ता है इसे हम क्या कहेंगे, वर्तिका। क्या कहेंगे, वर्तिका। लंबाई में जो लंबी छड़ी रुमा होंगी अंडाशय से निकलेगी, इसे हम वर्तिका कहेंगे। फिर वर्तिका के ऊपर ये जो फ्लावर नुमा स्ट्रक्चर होती है, भागों में बंटी होती है, इसे हम वर्तिकार्ग कहेंगे। वर्तिका के ऊपर क्या लगेगा, वर्तिकार्ग। मतलब बृहदल के ऊपर एक अंडाशय होगा, अंडाशय से वर्तिका निकलेगी, वर्तिका पर वर्तिकार्ग होगा। ये फूल के कौन से अंग है, सत्रीय अंग, सत्रीय जननांग, सत्रिकेसर बोलेंगे इन्हें, सभी मिलाकर क्या बोलेंगे हम, सत्रिकेसर। फिर हम इसके पुकेसर देखते हैं, मतलब मेल जननांग देखते हैं इसके। ये दल है। दल क्या होती है, पंखुड़ियाँ। ये सभी को पता है, ये रंगीन होती है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए, तितलियों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगी होती हैं। अब इसके पुकेसर भाग में हम देखते हैं क्या होता है, एक पुतंतु निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पुतंतु। पुतंतु पर क्या लगे होते हैं, परागकोश। पुकेसर में क्या आएंगे, पुतंतु। पुतंतु पर क्या लगेंगे, परागकोश। मेरे ख्याल से आपको फूल का डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्या है, इसके बृहदल पर एक अंडाशय लगा होता है, अंडाशय से एक लंबी छड़ी नुमा निकलती है, उसे वर्तिका बोलेंगे। वर्तिका पर क्या लगा होगा, वर्तिकार्ग। और पुकेसर में कौन कौन से आएंगे, पुतंतु और परागकोश। अब देखते हैं, हम एनसीईआरटी के बुक पढ़ते हैं, फिर से रीड करते हैं। पुष्प। पुष्प क्या है, एंजियोस्पर्म में पुष्प फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्रोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक पारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूल ले हुए पुष्पावृत, जैसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा ज्यांग है। अभी हमने देखा, क्या क्या देखा उसमें, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनके बीज ढके हुए होते हैं, जिनके बीज फल के अंदर होते हैं। यह एक रूपांतरित प्रोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। फूल क्या होता है, रूपांतरित प्रोह होता है और लैंगिक जनन के लिए होता है। एक परूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं। क्रमानुसार फूले हुए पुष्पवृत्त, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पुष्पवृत्त फूला होगा उसे हम क्या कहेंगे, पुष्पासन, पर लगे रहते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा जायांग। यह हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी पीछे। अब देखते हैं, कैलिक्स तथा करोला सहायक अंग है। क्या है, सहायक अंग, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। कैलिक्स और करोला कैसे होंगे, सहायक अंग होंगे। पुमंग और जायांग कैसे होंगे, लैंगिक अंग होंगे। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा करोला में कोई अंतर नहीं होता। कुछ फूल, किसके फूल में, प्याज में, कैलिक्स और करोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज पेरियंथ कहते हैं। क्या कहेंगे, पेरियंथ। जब फूल में पुकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जब एक ही फूल में सत्रिकेसर और पुकेसर दोनों होंगे तो उसे उभयलिंगी कहेंगे, और जब एक फूल में सत्रिकेसर अलग होगा और पुकेसर अलग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एकलिंगी कहेंगे। मतलब एक फूल में सत्रिकेसर होगा और दूसरे फूल में पुकेसर होगा, तो इनमें परागकण कैसे होगा, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, ऐसे होगा। आगे देखते हैं, सममिति।
सममिति में फूल त्रिज्य सममिति नियमित अथवा एक व्यास सममिति द्विपार्श्विक हो सकती है। सममिति में क्या होगी? त्रिज्य सममिति नियमित अथवा एक व्यास सममिति द्विपार्श्विक हो सकती है। अब सममिति आपको पता है क्या होती है? किसी भी फूल को हम किसी भी अक्ष से काटे तो वह क्या होना चाहिए? समरूप भागों में विभक्त होना चाहिए। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है तो उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों, दतूरा, मिर्च का। त्रिज्य सममिति में आप किसका उदाहरण लेंगे? सरसों, दतूरा और मिर्च का। त्रिज्य सममिति में किसका उदाहरण लेंगे आप? सरसों, दतूरा और मिर्च का। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। एक व्यास सममिति में किसका उदाहरण लेंगे हम? मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि का। आगे देखते हैं। जब कोई फूल बीच में से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त ना हो तो उसे क्या कहेंगे? असममिति या अनियमित कहते हैं। जैसे कि केना, केना को किसी भी एंगल से काटो वह दो समान भागों में विभक्त नहीं होगा। आगे देखते हैं। एक पुष्प तृतीय, चतुष्टय, पंचतीय हो सकता है। मतलब इसके उपांगों की संख्या तृतीय मतलब त्रि मतलब 3, चतुष्ट मतलब 4, पंच मतलब 5 हो सकती है। एक पुष्प तृतीय, चतुष्टय, पंचतीय हो सकता है यदि उसमें अनेक उपांगों की संख्या 3, 4, 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्पवृत्त के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं। क्या? सहपत्र कौन से होंगे? जब फूल लगा होता है जिसके बाहर छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है फूल से पहले, उसे क्या कहेंगे? सहपत्र। इसके ऊपर फिर फ्लावर लगा होगा ऐसे। उस फूल और जिसमें ये सहपत्र नहीं होते उसे हम क्या कहेंगे? सहपत्रहीन पुष्प। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, क्रोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता, हाइपोगाइनस, प्रीजायंगता, पेरीगाइनस तथा अधिजायंगता एपीगाइनस के आधार पर बांटा है। अब क्या है देखते हैं हम। अधोजायंगता क्या होती है? अधोजायंगता में ज्यांग स्रोत स्थान पर स्थित होता है। मतलब सबसे ऊपर क्या होगा? ज्यांग। अन्य अंग इसके नीचे होंगे। ऐसे फूलों का अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। कैसा होगा इसमें अंडाशय? ऊर्ध्ववर्ती। इसका डायग्राम देखते हैं हम अधोजायंगता का। ये देखो, ये किसका डायग्राम है? अधोजायंगता का। इसमें ज्यांग क्या है? सबसे ऊपर है। इसमें ये क्या हो गया? ज्यांग सबसे ऊपर हो गया, बाकी सारे इसके जो पार्ट है वो क्या है? ज्यांग के नीचे लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधोजायंगता। ये वाला सबसे ऊपर है, बाकी पार्ट सारे इसके नीचे लगे हुए हैं, नीचे से फिर ऊपर जा रहे हैं। आगे देखते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इनके सामान्य उदाहरण है सरसों, गुड़हल, बैंगन। अधोजायंगता में हम किसका उदाहरण लेंगे? सरसों, गुड़हल, बैंगन का। किसका? सरसों, गुड़हल, बैंगन का। प्रीजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है। प्रीजायंगता में क्या होगा? अंडाशय मध्य में होगा और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। कहाँ पर होंगे? पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? प्रीजायंगता। इसमें क्या है? इसमें सबसे ऊपर है, इसमें इसके बीच में लगा हुआ, ये नीचे होंगे। इनकी लंबाई लगभग कितनी होगी? समान होगी। आगे देखते हैं। प्रीजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है तथा अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। इसका सामान्य उदाहरण है प्लम, गुलाब, आड़ू। क्या क्या उदाहरण है इसके? प्लम, गुलाब, आड़ू। अधिजायंगता वो था अधोजायंगता, ये है अधिजायंगता में पुष्पासन किनारे के ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं। इससे संलग्न हो जाते हैं और फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसका उदाहरण सूरजमुखी, अरपुष्पक, अमरूद, घिया। अधिजायंगता में क्या होता है?
ये पुष्पासन है, ये किनारों की ओर वृद्धि करेगा और इसमें ये जो अंडाशय है इसको पूरी तरह घेर लेगा। ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। ये अधिजांगिता का है। किसका? अधिजांगिता का। अंडाशय को ये पुष्पासन चारों ओर से घेर लेगा, बाकी पार्ट यहाँ से निकलेंगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अधोजांगिता में क्या होगा? पुष्पासन सबसे नीचे होगा, अंडाशय उसके ऊपर होगा। प्रीजांगिता में क्या होगा? पुष्पासन और अंडाशय की लंबाई लगभग बराबर होगी, उसको आधे घेरे रखिएगा। और अधिजांगिता में क्या होगा? पुष्पासन अंडाशय को पूरा कवर करके रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको इन टर्म में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। अधोजांगिता, अधोजांगिता में क्या होगा? अधोजांगिता में क्या? पुष्पासन सबसे नीचे होगा, अंडाशय सबसे ऊपर होगा। आप एक चीज को याद रख लीजिए, या पुष्पासन या अंडाशय से। अंडाशय से याद कीजिएगा, आपको जल्दी याद होगा कि अधोजांगिता में अंडाशय सबसे ऊपर होता है। प्रीजांगिता में क्या होता है कि जो ना अंडाशय है उसकी स्थिति और पुष्पासन की स्थिति लगभग बराबर होती है, उसको आधे ढके रहता है, पूरा कवर नहीं करता, आधा ढके रहता है। और अधिजांगिता में क्या होता है? उसको पूरा कवर करे रखता है। अब मैं इसको कैसे करें हम? जैसे ये है, ये एक प्याली है, इसमें ना अंडाशय क्या होगा? ये प्याली तो है पुष्पासन, और इसके ऊपर ये एक बोल है, ये क्या है? अंडाशय। तो अधोजांगिता में तो ना ये जो पुष्पासन है प्याली, और ये बोल क्या होगा? अंडाशय, अंडाशय ऊपर होगा। और अधोजांगिता का एग्जाम्पल होगा, प्रीजांगिता में क्या होगा? ये प्याली है और ये बोल है, ये इसके अंदर होगा, अंडाशय इसके अंदर होगा लेकिन पूरा कवर नहीं होगा। ये इनकी लंबाई कैसी होगी? दोनों की बराबर होगी। मतलब ये वाली प्याली है, इसके ऊपर एक यहाँ पर ऊपर इसके क्या होगा? अंडाशय। दूसरे में प्रीजांगिता में क्या होगा? ये प्याली है, इसके अंदर एक बॉल है, दोनों की लंबाई क्या है? बराबर। और अधिजांगिता में क्या होगा? ये एक प्याली है और ये एक अंडाशय है, इसके अंदर ये बॉल है, ये प्याली ऊपर से मुंह में बंद है। ये क्या हो गया? अधोजांगिता, प्रीजांगिता, अधिजांगिता के एग्जाम्पल। ये अंडाशय होगा, ये पुष्पासन हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अपने डाउट के। आगे देखते हैं, पुष्प के भाग। हमने पुष्प का डायग्राम देखा था, आपको इसके भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे कैसे होता है। ना आए तो आप एक पुष्प को लेकर आपके घर में आस पड़ोस में जरूर कहीं ना कहीं आपको पुष्प जरूर, फूल जरूर दिखेगा, आप उसको लेकर ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्कर होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायांग। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर है, इसकी इकाई को बृहदल कहते हैं। प्राय बृहदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं, इनकी कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बृहदली, जुड़े हुए बृहदल अथवा पृथक बृहदली, मुक्त बृहदल हो सकते हैं। कैलिक्स क्या होंगे? इनकी क्या होगा? सबसे बाहरी चक्कर है, इसकी इकाई को क्या कहेंगे हम? बृहदल। इनका रंग कैसा होगा? हरी पत्तियों के जैसा, मतलब पुष्प का सबसे निचला हिस्सा और ऐसे पत्तियों का शेप में होंगे और ये इनका रंग हरा होगा, इसे हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। इस हिस्से को क्या कहेंगे? कैलिक्स। कोरोला, कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है, दल प्राय चमकीले रंगदार होते हैं, ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय, पृथक दलीय हो सकता है, मतलब संयुक्त भी हो सकता है और पृथक भी हो सकता है। अब क्या देखा हमने? ये वाली आकृति देखी पुष्प की, ये क्या हो गया? बृहदल। इसके ऊपर क्या आएंगे? कोरोला। ये कोरोला क्या है? ये पंखुड़ियों के रूप में होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोला। इसे हम क्या बोलेंगे? इस शेप को कैलिक्स। आगे देखते हैं, पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। यहाँ जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार तथा चक्राकार हो सकती है। डायग्राम देख लेते हैं एक बार।
ये क्या है? पुष्प, पुष्पावृंत, जहाँ पर पुष्प लगा हुआ होता है, या फिर यह है टहनी या तने से इससे जुड़ा हुआ होता है इसके द्वारा। इसके जो ब्रहादल है, सबसे ब्रहादल, इसे क्या बोलेंगे? कैलिक्स। इसके जो ये पत्तियां होती है पंखुड़ी, इसे हम क्या बोलेंगे? कोरोला। जायांग किसे बोलेंगे? सत्री केसर को। किसे बोलेंगे? सत्री केसर को, मतलब फीमेल जन्नांग। पुमंग किसे बोलेंगे? पुकेसर को। ये कैलिक्स है, अलग अलग दिखाया गया है। जो सबसे बड़ा है हरे रंग का होगा। कोरोला पंखुड़ियों के रूप में होती है। पुमंग क्या होते हैं? पुकेसर। ये क्या होंगे? यहाँ पर प्राकोष लगे होंगे। ये पुमंग की एक नलिका है और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? प्राकोष, जिसके अंदर क्या होता है? प्राकण प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? जायांग। अब हम पुष्प दल विन्यास को देखते हैं। पुष्प दल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्कर की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बृहदल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। अब विन्यास आपको पता है किसी चीज की व्यवस्था। पुष्प दल विन्यास किसे कहेंगे? पुष्पकली में उसी चक्कर की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बृहदल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। मतलब दल किसे बोलते हैं? हम पंखुड़ी को। और पंखुड़ी के लगे रहने के चक्कर को हम क्या कहेंगे? पुष्प दल विन्यास। मतलब आपने देखा होगा कोई पंखुड़ियाँ ऐसी होती है, इस तरह से लगी होती है, तो कोई ऐसे 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 एक दूसरे को कवर कर रही होती है। हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं गुलाब के फूल का और चमेली या चंपा के फूल का, हम ऐसे बनाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोरस्पर्शी, व्यावस्थित, कोरछादी, वेक्जिलरी होते हैं। कौन कौन से? कोरस्पर्शी क्या होंगे? जिसकी कोर एक दूसरे को स्पर्श करेगी। व्यावस्थित क्या होंगे? जो पूरी व्यवस्था में होंगे। कोरछादी मतलब एक दूसरे की कोर को छेद करते हुए, वेक्जिलरी मतलब ऐसे बनाएंगे। हम आगे इसको देखेंगे। जब चक्कर बृहदल अथवा दल के एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हो उसे कोरस्पर्श कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। कोरस्पर्श का आपको एग्जाम्पल याद हो जाना चाहिए, इसके नाम से ही रिलेटेड है। कोरस्पर्श का कैलोट्रोपिस। आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कोरस्पर्श कौन सा होगा? कैलोट्रोपिस। कोरस्पर्श में किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? कैलोट्रोपिस का। यदि किसी दल, इसमें क्या होंगे? कोर एक दूसरे को स्पर्श करेगी। जैसे क्या है? ये कोर है तो इसको, ये कोर इसको स्पर्श करेगी, ये कोर इसको स्पर्श करेगी, ये कोर इसको स्पर्श करेगी, ये कोर इसको स्पर्श करेगी। तो ये क्या बन गया? कोर स्पर्शी। मतलब कोर को स्पर्श करने वाली, छूने वाली। कोर मतलब बाहरी किनारा, उसको छूने वाली, एक दूसरे की कोर को क्या करती है? स्पर्श करती है। मतलब पूरी गुलाई में बनेगा और इसकी कोर क्या करेगी? एक दूसरे को स्पर्श करेगी ऐसे। आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? कैलोट्रोपिक्स। यदि किसी दल अथवा बृहदल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि पर अति व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यावर्तित कहते हैं। व्यावर्तित को आप कैसे याद रखेंगे? जो सबसे ज्यादा व्यवस्थित हो, सबसे ज्यादा व्यवस्था में रखा गया, उसे आप कैसे याद? अब कोर्स पर से आपको याद हो गया होगा, जिसकी कोर एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। व्यावर्तित में आप क्या करेंगे? जो सबसे ज्यादा व्यवस्थित हो, उसकी सबसे ज्यादा व्यवस्था की गई हो, उसको हम क्या कहेंगे? व्यावर्तित। व्यावर्तित से आप याद रखना, व्यवस्था नाम याद रखना। जिसकी सबसे ज्यादा व्यवस्था की गई हो उससे हम क्या कहेंगे? व्यावर्तित। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे गुड़हल, भिंडी, कपास का। किसका? गुड़हल, भिंडी, कपास का। कोरस्पर्शी का एग्जाम्पल आप कैलोट्रोपिक्स लेंगे। व्यावर्तित का एग्जाम्पल आप गुड़हल, भिंडी, कपास का लेंगे। इसके डायग्राम दिखा रखे हैं, ये रहे। ये किसका डायग्राम है? कोरस्पर्शी का। इसकी कोर क्या कर रही है? एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। इसमें हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? कैलोट्रोपिक्स का। ये कोरस्पर्शी। व्यावर्तित का हम क्या कहेंगे? जो सबसे ज्यादा व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, उसे हम क्या? व्यवस्था में, सुव्यवस्था में रखा गया, सबसे ज्यादा व्यवस्था में रखा गया, उसे हम क्या कहेंगे? व्यावर्तित। इसकी क्या होगी? कोर, एक कोर ऊपर होगी, एक और नीचे होगी, एक और ऊपर, एक और नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक, मतलब पूरे पैटर्न में होंगी।
व्यवहारार्थी को आप कैसे याद रख लेंगे? जो फ्लावर सबसे ज़्यादा पैटर्न में हो, मतलब एक और ऊपर एक नीचे, एक और ऊपर एक नीचे। फिर कोर छादी, कोर छादी में क्या होगा कि एक तो बिल्कुल एक दल तो बिल्कुल बाहर की तरफ होगा, एक दल बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, बाकी के तीन है वो उनका एक सिरा अंदर होगा, एक बाहर होगा। आप इसमें कोर छादी में कैसे याद रखेंगे? एक दल तो बिल्कुल बाहर की तरफ होगा, एक दल बिल्कुल अंदर की तरफ होगा। दो दल को आपने याद रखना है कि स्पेशल होते हैं ये, एक बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, एक बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। और इसमें तीन दल हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के सिरों को दबाएंगे। और वैक्सिलरी आपको मेरे ख्याल से याद रह जानी चाहिए कि इसका एक तो डायग्राम ऐसा बनेगा बिल्कुल अलग सा, और इसमें क्या एक तो बिल्कुल बाहर, ऊपर वाला सबसे बाहर होगा और अंदर वाला अंदर होगा, बाकी के दो हैं वो क्या होंगे? इनको जोड़े रखेंगे। वैक्सिलरी आपको याद हो जाना चाहिए, अलग है ये दिखने में। इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। यदि ब्रहा दल अथवा दल दूसरे पर अति व्यवस्थित हो तो उसकी कोई विशेष दशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोर छादी कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे केसिया का, गुलमोहर का। कोर छादी में किसका एग्जाम्पल लेंगे? केसिया का, गुलमोहर का। मटर सेम में 5 दल होते हैं, इनमें सबसे बड़ा 2 पार्श्वी, ये सबसे छोटे अगर दलों के अति व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वैक्सिलरी अथवा पेप्लियोनियंसी कहते हैं। कौन क्या कहेंगे? वैक्सिलरी अथवा पेप्लियोनियंसिस कहते हैं। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? कोर्सपर्शी में केलियोट्रोपिक्स का। इसको याद रख जाएगा केलोट्रोपिक्स का। कैसे? कोर्सपर्शी, कैसे? केलोट्रोपिक्स। व्यवस्थित में जिसकी व्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी हो, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? कपास का, गुड़हल का। और कोर छादी में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? केसिया का। और वैक्सिलरी में मटर और सेम का। याद हो जाने चाहिए आपको ये। पुमंग, अब देखते हैं हम पुमंग। पुमंग पुकेसरों से मिलकर बनता है। किससे बनता है? पुकेसरों से। प्रत्येक पुकेसर जो फूल के नर जनन अंग में है, एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायद्वीपालक होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंद पुकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनोइड कहलाते हैं। ये स्टेमिनोइड अगर टर्म आ जाए तो क्या होंगे? जो वह पुकेसर जो जनन करने में असमर्थ हो। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टेमिनोइड को। अब पुमंग में क्या बताया गया? पुमंग पुकेसरों से मिलकर बना होता है। पुकेसरों में क्या होता है? एक परागकोश होगा, एक तंतु होगे, लंबे तंतु होगे, और उसके ऊपर क्या लगा होगा? एक परागकोश लगा होगा। परागकोश में क्या होते हैं? परागगण होते हैं। क्या होते हैं परागकोश में? परागगण। और जो एक इसमें टर्म आएगी स्टेमिनोइड, वो क्या होंगे? बंदे पुकेसर होंगे जो जनन करने की क्षमता नहीं रखते। आगे देखते हैं। पुकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लगन एपिपेटलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे परिदल लगन कहते हैं, जैसे एफिफिलस कहेंगे, जैसे लिली में। फूल में पुकेसर मुक्त बहु पुकेसर तो जुड़े हो सकते हैं। पुकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल एक संगी जैसे गुड़हल में, अथवा 2 बंडल द्विसंगी जैसे मटर, अथवा 2 से अधिक बंडल बहुसंगी जैसे सिट्रस में हो सकते हैं। उसे फूल के तंतु की लंबाई भिन्नता हो सकती है, जैसे सैल्विया और सरसों। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पुकेसर है, फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लगन एपिपेटलस कहते हैं। दल क्या होता है? पुकेसर दल किसे कहेंगे? पंखुड़ी को। जब पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं पुकेसर, उसे दल लगन एपिपेटलस कहते हैं। यह किस में होगा? बैंगन में। किस में? बैंगन में। ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लगन एपिफिलस कहेंगे, जैसे लिली में। अगर परिदल पुंज से जुड़े होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? परिदल लगन या एपिफिलस कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे? लिली में का। फूल में पुकेसर
मुक्त, बहुपुकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल एक संगी जैसे गुड़हल में, अथवा दो बंडल द्विसंगी जैसे मटर में, और दो से अधिक बंडल बहुसंगी में सिट्रस में हो सकते हैं। एक संगी गुड़हल में होगा, द्विसंगी मटर में होगा और बहुसंगी किस में होगा? सिट्रस में होगा। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है जैसे सैल्विया और सरसों में। आगे देखते हैं हम जयांग के बारे में। जयांग फूल के मादा जननांग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं जैसे वर्तिका, वर्तिकार्ग, अंडाशय। क्या क्या होंगे? वर्तिका, वर्तिकार्ग और अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली लगी होती है, इसे वर्तिका कहेंगे। वर्तिका अंडाशय के वर्तिकार्ग से जोड़ती है। वर्तिकार्ग प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है और परागण को ग्रहण करती है। जयांग में क्या है कि एक अंडाशय होता है जो फूला हुआ होता है, ये क्या होगा? अंडाशय। इससे एक लंबी नलिका निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तिका। वर्तिका के ऊपर क्या लगे होती है? एक लगाता है वर्तिकार्ग। वर्तिकार्ग में क्या होता है? ये क्या काम करती है? ये परागकण को ग्रहण करती है। किसको? परागकण को ग्रहण करेगी। ये स्ट्रक्चर क्या बन गई? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकार्ग, जो परागकण को ग्रहण करेगी। आगे देखते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक हो सकते हैं जैसे गुलाब और कमल में। एक से ज़्यादा अंडक होंगे तो क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसमें उदाहरण लेंगे हम गुलाब और कमल का। इन्हें व्युक्तांडम्पी एपोकार्पस कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युक्तांडम्पी एपोकार्पस। जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर तब इन्हें युक्तांडम्पी सिनकार्पस कहेंगे। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनता है। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन लगा लीजिएगा कि बीजांड से तो बीज बनेगा, अंडाशय से फल बनेगा। व्युक्तांडम्पी क्या होते हैं? जब अंडक होंगे वो पृथक होंगे, एपोकार्पस कहेंगे उसे। इसमें एग्जाम्पल लेंगे गुलाब और कमल का। और जब अंडक होंगे वो क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, युक्तांडम्पी कहेंगे। मटर और टमाटर में इन्हें सिनकार्पस कहेंगे। आगे देखते हैं बीजांडांश के बारे में। बीजांडांश के बारे में क्या देखेंगे हम? ये अलग अलग प्रकार के होंगे। अंडाशय में बीजांड से लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं, प्लेसेंटल कहते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहेंगे? बीजांडन्यास। बीजांडन्यास सीमांत स्तंभीय, बीतीय, आधारीय, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। कैसे? बीजांडन्यास है वो सीमांत है, स्तंभीय हो सकता है, बीतीय हो सकता है, आधारीय, केंद्रीय, मुक्त स्तंभीय प्रकार का हो सकता है। सीमांत बीजांडासन में अंडाशय के अदर्शीवन के साथ साथ कटक बनता है। सीमांत होगा उसमें क्या होगा? अंडाशय के दर्शीवन के साथ साथ कटक बनता है और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। 2 कतारें बनती है जैसे कि मटर में। ये कैसा होगा? ये मटर है, इसमें होंगे ये क्या बन गया? यहाँ पे बीजांड लगे होंगे। मटर में ये कैसे बनती है? ये कौन सा उदाहरण हो गया? सीमांत का। इसमें हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? मटर का। जब बीजांडसन अक्षीय होता है, बीजांड बहुकोष्ठिक अंडाशय पर लगे होते हैं जैसे बीजांडांश स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण गुड़हल, टमाटर, नींबू का। क्या होगा? इसमें ये अक्षीय होगा, इसमें क्या लगे होंगे? स्तंभ लगे होंगे और यहाँ पर क्या होंगे? बीज लगे होंगे। उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभीय। उदाहरण किसका लेंगे? गुड़हल, टमाटर, नींबू का। आपने देखा होगा ऐसे सेक्शन बने होते हैं, नींबू को काटते हैं तो बीज क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं। नींबू को आपने हमेशा काटा होगा, नींबू के अंदर सेक्शन बने होते हैं ऐसे, और इसके अंदर कैसे होते हैं? बीज ऐसे लगे होते हैं। इसके बीज यहाँ पर नहीं होते बल्कि सिर्फ यहीं पे बीच में ही होते हैं। इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे? स्तंभीय में गुड़हल, टमाटर, नींबू का। बीतीय में देखते हैं। बीतीय बीजांडांश में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर एक अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आभासी पट बनाने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। उदाहरण क्रूसीफेर, सरसों तथा आर्जिमोन।
बीटीए में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? क्रूसिफोर और आर्जिमोन का। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं यह पुटीय नहीं होते, जैसे कि डायंथस तथा प्रिमरोज। तब इस प्रकार के बीजांडांश को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडांश बीजांडांशन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी, गेंदा। इनके डायग्राम देख लेते हैं हम। सीमांत में कैसा होगा? सीमांत ये कैसा है? सीमांत प्रकार का। और इसमें हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? मटर। मटर सभी ने छील ली होगी अपने अपने घर में। फिर ये दूसरा कौन सा है? स्तंभीय है, नींबू का। ये कैसा होता है? स्तंभीय। इसमें सेक्शन बने होते हैं, बीज केवल यहाँ पे बीच में ही लगे होते हैं। नींबू में आपने देखा होगा कई बीज ऐसे बीच में नहीं फैले होते, सिर्फ बीच में ही लगे होते हैं। और थर्ड कौन सा है? भित्तीय। भित्तीय में क्या होगा? जो बाहरी भित्ती हो, इसके भित्ती बनी होगी, भित्ती पर लगे होंगे बीज। फोर्थ कौन सा होगा? मुक्त स्तंभीय, मतलब इसमें कोई स्तंभ नहीं होता, बीज ऐसे होंगे। आप सेब में देखते हैं ऐसे मुक्त स्तंभीय ऐसे बीज, किस में देखेंगे हम? सेब में। एग्जाम्पल के याद करने के लिए बता रही हूँ आपको। आधारीय में क्या होगा? ये ऐसा डायग्राम होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम फल को भी आज पढ़ेंगे तो। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अपना टारगेट 100 सब्सक्राइबर का है। प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराइएगा, फिर हम लाइव क्लासेस लेनी शुरू कर देंगे। साथ में आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। उन क्लासेस में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे पढ़ाने में ज़्यादा मज़े आएंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट जरूर क्लियर कर लेना। थैंक यू।